तो नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों का शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, इसका नाम है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो बाकी ही कंपाउंड्स की तरह जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ये भी क्या कर सकते हैं, इनके पास भी एबिलिटी होती है कलर शो करने की। जैसे आपने लैब में सॉल्ट्स रखे हुए देखे होंगे, अलग अलग तरीके के सॉल्ट हैं, बट सारे सॉल्ट व्हाइट नहीं होते। ठीक है, मतलब मैं कहूँ कि जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स के वहां पर आपको कलर हमेशा देखने को मिलेंगे, चाहे वो येलो रहा होगा, ब्लू रहा होगा, ग्रीन रहा होगा। कॉपर सल्फेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉपर सल्फेट का कलर आप लोगों को कैसा बोलते हैं हम लोग, की वो ब्लू होता है। बट वो कॉपर सल्फेट का जो कलर ब्लू है, वो असलियत में कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड का मतलब है जब उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगी हुई है, मतलब जब उसने वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, पेंटाहाइड्रेट होता है जब वो CuSO4.5H2O, वो ब्लू है। लेकिन जब वो सिर्फ CuSO4 है तब वो व्हाइट है। तो दोनों चीजों में फर्क है। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हमें यही चीज पढ़ाई जाएगी कि ये जो कलर है, ये कलर पहली बात तो ये शो करते क्यों है। ठीक है, और कलर जो शो करते हैं उसके पीछे आपको रीजन भी पढ़ाएंगे कि ये जो कलर आ रहा है, इस कलर को आप कैसे पढ़ करके समझा सकते हो। देखो सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है हमारे पास, वो चाहे अपनी सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो अपने पास एक्वस फॉर्म में हो, दोनों में ये कलर शो करने की इनके पास एबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि पहले सॉलिड फॉर्म में कलरलेस होगा, फिर मैं इसको इसके एक्वस सॉल्यूशन में मतलब पानी में डालूंगा और अचानक से जो कलर्ड सॉल्यूशन में प्रोड्यूस कर देगा। तो कुछ ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में भी कलर्ड होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक्वस स्टेट में ही कलर्ड होंगे। तो सॉलिड स्टेट, एक्वस स्टेट दोनों में कलर शो करेगा। तो कलर जो हम लोग देखते हैं ना किसी भी कंपाउंड का, वो कलर को हम लोग कहते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को आप लोग ध्यान रखना कि अब मेरे को अगर अपने आसपास जो चीजें देखनी है, सबसे पहले वहां पर किस चीज की प्रेजेंस होनी चाहिए, लाइट की। अगर लाइट नहीं होगी तो कलर देखा ही नहीं जा सकता है। तो लाइट की भी, जिस लाइट की यहाँ पर बात हो रही है, वो लाइट कौन सी है मेरे पास, व्हाइट लाइट। ठीक है, तो कंपाउंड्स क्या करते हैं, कंपाउंड्स के ऊपर जब व्हाइट लाइट पास करती है ना, तो वो व्हाइट लाइट की सर्टेन रेडिएशंस को, सर्टेन फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो उससे एब्जॉर्ब नहीं होगी उसको बाहर फेंक देगा। ठीक है, अब हर एक फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एक कलर होता है। जैसे आपको पता ही होगा कि रेड से लेकर के अगर मैं वॉयलेट के रीजन तक जाऊं तो सबकी वेवलेंथ अपने पास अलग अलग है। तो जो कलर उससे एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो कलर वो ट्रांसमिट कर देगा बाहर, और उसी कलर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ध्यान रखना है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होते। कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो है जो ट्रांसमिट होगा और आपको दिखेगा। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हम लोग यहाँ पर जिस चीज का यूज करने जा रहे हैं वो है व्हाइट लाइट। अब आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने रखा हुआ है, तो इस कंपाउंड के ऊपर आकर के क्या स्ट्राइक करेगी मेरे पास, व्हाइट लाइट। ठीक है, आपने बोला कि हमने इससे व्हाइट लाइट पास कराई, और जब व्हाइट लाइट इससे पास हुई तो इसके बाद आपको ये जो कंपाउंड है, हो सकता है या तो ये व्हाइट ही दिखे। ठीक है, अगर ये व्हाइट लाइट पास कर रहा है और व्हाइट ही दिख रहा है तो इसका मतलब कलर शो ही नहीं कर रहा है। ठीक, लेकिन अब ये अगर आपको रेड कलर का दिख गया, ग्रीन कलर का दिख गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसने व्हाइट लाइट के बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए, बट उससे हो सकता है रेड कलर एब्जॉर्ब ना हुआ हो या ग्रीन कलर एब्जॉर्ब ना हुआ, तो उसको वो बाहर फेंक देगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सर्टेन कलर ऑफ द कंपाउंड इज शोन। ठीक है, और इस सबके पीछे रीजन क्या है, इस सबके पीछे रीजन ये है कि कंपाउंड ने क्या करा है, कंपाउंड ने एब्जॉर्ब किया है सर्टेन फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ को, किसकी, व्हाइट लाइट की। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे कलर की ही बात कर रहा हूं कि उसने कोई ना कोई जो कलर है वो अपने पास एब्जॉर्ब करा है। व्हाइट लाइट के कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसको एब्जॉर्ब नहीं कराया उसको उसने बाहर फेंक दिया। तो जो कलर आपको बाहर दिख रहा है, इसी कलर को हम लोग क्या बोलेंगे, यही कलर क्या बोला जाता है, यही कलर आपके पास बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो पहले तो ये बताओ कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर आया समझ में, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है। अगर आपसे कभी कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलेंगे तो आप समझा दोगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर मेरे पास क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, और कलर देखने के लिए एक चीज की हमें हमेशा जो है नेसेसरी रहेगी हमारे लिए कंडीशन, वो है व्हाइट लाइट। अगर लाइट नहीं है तो आप कलर वैसे भी नहीं देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही ग्लो कर रहे होंगे, कोई भी कंपाउंड ग्लो नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं वो टेस्ट तभी होंगे जब इसके ऊपर जाकर के क्या टकराएगी, मेरे पास व्हाइट लाइट टकराएगी। तो ये वाली चीज समझ आई आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री वाली। तो जो ट्रांसमिटेड कलर है, ट्रांसमिटेड कलर को क्या बोल दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, पहला आप इसमें ना ये वाला पार्ट भी लिख देना, जल्दी से लिख दो उसको फटाफट। चलो पहले मैं इसमें समझा ही देता हूं। तो ये वाली और ये वाली चीज अभी हमने डिस्कस करी। अब देखो थर्ड पॉइंट को यहां पर देखो, जैसे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इफ अ कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब रेड लाइट इट अपीयर्स ग्रीन। तो कंपाउंड ने आपके कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है, उसने रेड कलर एब्जॉर्ब कर लिया।
तो अगर रेड कलर एब्जॉर्ब कर दिया ना तो कह रहे हैं वो कंपाउंड कैसा दिखेगा आपको, ग्रीन दिखेगा। देखो मैं आपको इसके पीछे एक सिंपल सी एक चीज समझाता हूं कि यहां पर हो क्या रहा है। जैसे आप ये स्पेक्ट्रम देखो, ठीक है, मेरे पास ये जो रीजन है ना, ये रेड से लेकर के ब्लू तक का रीजन है। आप यहां से रेड से लेकर के ब्लू तक का रीजन इसमें देखना। तो मेरे पास ये जो रेड रीजन का कलर है, अगर सोचो कि मैं इस स्पेक्ट्रम में से रेड रीजन के कलर गायब कर दूं, रेड रीजन का कलर गायब करने का मतलब होता है रेड, ऑरेंज, येलो वाला जो है वो आप पूरा कलर पैलेट ही हटा दो यहां से। अगर वो कलर पैलेट हट गया तो आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन और ब्लूइश रीजन ही तो बचा है। तो ग्रीन और ब्लूइश रीजन बचेगा। तो ये आपके पास क्या है, यही आपके पास व्हाइट लाइट होती है। आपको भी पता है व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, और वो कौन से होते थे, विबग्योर। तो ये विबग्योर ही बना हुआ है आपके सामने, ठीक है, वायलेट से लेकर के रेड तक चल रहा है। तो अगर मैं इस रीजन को यहां से निकाल दूं तो जो रीजन आपके पास बचेगा वो ग्रीन ब्लूइश रीजन है। तो इसलिए कहते हैं कि जो रेड है, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है अपने पास यहाँ पर, ग्रीन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रखा है ग्रीन, वो कह रहे हैं कि वो रेड का अपने पास क्या रहेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर रहेगा। तो लिख दो आप लोग इसको पहले। देखो कंपाउंड्स के पास अब ये जो अपने पास पूरी की पूरी यहाँ पे चीजें हो रही हैं, जिसमें व्हाइट लाइट के कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है कि कोई कलर आपके पास शो कर रहा है। अब पार्टी आता है कि इसका रीजन क्या है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो यहाँ पे जो व्हाइट लाइट होती है, आपको भी पता होगा कि व्हाइट लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, व्हाइट लाइट के पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट के पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया है, फोटॉन्स, ठीक है। और फोटोन की अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, मतलब हर एक फोटोन की अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। तो जब आप रेडिएशन दे रहे हो ना उसके ऊपर, व्हाइट लाइट क्या है, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये बात शायद आप लोगों को पता होगी। तो आपने क्या करा, आपने ना एनर्जी दी, तो आपके कॉम्प्लेक्स क्या कर रहे हैं, आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वो जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है ना, आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है कि उस एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से हुआ क्या। तो कहते हैं कि वो जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन था ना, उस एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो गया। एक्साइट होने का मतलब है वो लोअर एनर्जी लेवल से कहां चला गया, हायर एनर्जी लेवल की तरफ, ठीक है। अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी की भी अभी हम आगे बात करेंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग मैं कह दूं कि कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कलर की अपनी खुद की एक फ्रीक्वेंसी है। और आपको भी पता होगा कि प्लैंक्स का कहना था कि जो एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। और यहीं से आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इक्वल्स टू एच न्यू, या फिर कहते थे E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। तो एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के कैसी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब है वो वेवलेंथ, वो कलर की कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसको वो एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसको नहीं कर सकता उसको बाहर फेंक देगा। ये वही पार्ट है जो आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता था, आप लोगों को पढ़ाते थे, और एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ाते थे, जिसमें वो एमिट करता था। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कितने कलर्स उसने एब्जॉर्ब कर दिए, उसके बाद आपको क्या दिखा रहे हैं। सेम चीज अब हम लोगों को यहां पर पढ़नी है। अब देखो इसको आगे समझना कि ये चीज होगी कैसे। हम लोग एक कंपाउंड का एग्जांपल यहां पर लेकर के चलते हैं, और वो कंपाउंड है आपके पास TiH2O होल 6। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, TiH2O होल 6 3 पॉजिटिव। हमें यहाँ पे जिस चीज पे ध्यान देना है वो है आपका सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा वो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन किसका एक्साइट होगा, मेरे पास मेटल आयन का एक्साइट होगा। तो अगर आप इस पे टाइटेनियम को देखोगे तो टाइटेनियम की देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती थी मेरे पास, आर्गन 4s2 3d2, ठीक है। स्कैंडियम के बाद अगला टाइटेनियम ही पड़ता है। तो स्कैंडियम जो है वो पहला डी ब्लॉक रहता था, तो 3d1 होता था, इसलिए 3d2 है। यहाँ पे टाइटेनियम की आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल करके आएगी बताओ, 3 पॉजिटिव, क्योंकि वाटर पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो टाइटेनियम पे ये फिर ये सारा का सारा चार्ज। तो अगर इसके 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो पहले इलेक्ट्रॉन s में से खाली हुआ होगा, तो 4s में तो एक भी नहीं बचा है, 2 वहां से जाएंगे, और d में कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ा होगा। अब अगर इसको बनाए यहाँ पर टाइटेनियम वाले डायग्राम को, तो आपको भी पता है कि अब मेरे को यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है सारी की सारी यहाँ पर कैलकुलेशन। सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल पर आते हैं। लोअर एनर्जी लेवल में क्या रहेगा मेरे पास, लोअर एनर्जी लेवल को क्या कहते थे हम लोग, T2G, और उसके बाद आपके पास ऊपर वाले अपर एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं हम लोग, Eg, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, ठीक है। ये आपके पास लोअर एनर्जी लेवल में गया। अब जब टाइटेनियम के इस कॉम्प्लेक्स से हम लोगों ने व्हाइट लाइट पास कराई, तो इसने क्या करा, इसने ग्रीन और येलो कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। ये ऐसा ही करता है, तो ये एब्जॉर्ब करेगा ग्रीन एंड येलो कलर को, ठीक है। और ये ग्रीन और येलो कलर किसके एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये व्हाइट लाइट के। तो पता है इस कंपाउंड का जो कलर है वो कैसा होता है, इसका कलर होता है मेरे पास पर्पल कलर,
ठीक है, ये कलर में कैसा है अपने पास, पर्पल कलर का है। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि ये पर्पल कलर का है। देखो ग्रीन और येलो, ये ग्रीन और येलो रीजन का जो कलर है, ये ग्रीन और येलो रीजन के कलर यहां से गायब हो गए, तो बचेंगे क्या, ब्लू कलर बचेगा और समवॉट रेडिश कलर बचेंगे। तो अगर इसको मिक्स कर दिया जाएगा तो आपके पास जो कलर निकल करके आएगा वो कैसा होगा, यहाँ पर वो पर्पल कलर यहाँ पर रहेगा। तो सेम चीज यहां पर हो रही है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ग्रीन और येलो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब कहते हैं कि जब आप अगला डायग्राम बनाओगे ना, तो अगले डायग्राम में मतलब अब फाइनली इसका जो इलेक्ट्रॉन है आपको T2G में नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा अपने को, ये अब आपके पास चला गया है Eg में। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले T2G में था वो कहां आ गया आपके पास, Eg में आ गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइट होकर के कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में। क्योंकि ये बात शायद आप लोगों को भी पता होगी कि इसमें से जो Eg है ये कौन सा लेवल था आपके पास, ये हायर एनर्जी का लेवल है, और ये कैसा लेवल है मेरे पास, ये लोअर एनर्जी का लेवल है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट था वो कहां पर आ गया है, वो हायर एनर्जी लेवल में आ गया है। बट इसके लिए इसने क्या करा, इसके लिए इसने व्हाइट कलर की जो ग्रीन है और जो येलो कलर है उसको एब्जॉर्ब करा, मतलब एक एनर्जी एब्जॉर्ब करी और अपने इलेक्ट्रॉन को कराया एक्साइट। तो जो कलर इससे एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो कलर कौन सा था आपके पास, पर्पल कलर। तो इसलिए आपको इसका कलर कैसा दिख रहा है, पर्पल कलर। तो अगर मैं कहूं कि ये पर्पल कलर कैसा कलर बन जाएगा, क्या कहेंगे इस कलर को हम लोग, यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो इस बार यहां पे जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो क्या निकल करके आ गया मेरे पास, पर्पल। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका टाइटेनियम H2O63 पॉजिटिव है, कह रहे हैं ये ग्रीन और येलो कलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसके व्हाइट लाइट के। बट इसका मीनिंग ये है कि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है जो कि किसके करस्पॉन्डिंग थी, येलो और ग्रीन कलर के। और इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के कहां चला गया, उसी के कारण अपर एनर्जी लेवल में। ठीक है, अपर एनर्जी लेवल का मतलब है हम लोग कह रहे हैं कि ये पहले T2G में था, अब ये T2G से कहां जा रहा है अपने पास, Eg में। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G से एक्साइट होकर के कहां चला गया, Eg में। तो इससे भाई जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुई वो इसने बाहर फेंक दी। तो ये है आपके पास रीजन। तो अब रीजन समझ आया कि रीजन क्या रहेगा अपने पास इनके कलर शो करने का। हर बार आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा एक्साइट हो रहा होगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ, तो सारे पूरी व्हाइट लाइट नहीं एब्जॉर्ब कर सकता वो। ठीक है, अगर उससे व्हाइट लाइट का कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो आपको कंपाउंड व्हाइट ही दिखेगा, फिर तब तो कोई चेंज नहीं आएगा। देखो सिमिलरली आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई कंपाउंड अपने पास रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना तो वो ब्लू कलर का दिखेगा। ठीक है, मतलब अगर ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो रेड दिखता है और रेड एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू दिखता है, एक दूसरे का वाइसा वर्सा चलते हैं ये। तो अगर कोई कंपाउंड ब्लू इन कलर है, मैं कहूं कि अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो फिर रेड कलर क्या होगा, आपको ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, और इसका वाइसा वर्सा भी जो है वो भी ट्रू है। अगर यहाँ पे उल्टा हो रहा हो तो भी आप कह सकते हो, मतलब रेड कलर एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लू कलर ट्रांसमिट हो जाएगा, और अभी ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो रेड कलर ट्रांसमिट हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि रेड कलर और ब्लू कलर एक दूसरे के कैसे कलर है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ठीक है, कौन सा वाला, कौन से वाले में, फॉर इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि जैसे ये रेड लाइट है ना, जो आपको कह रहे हैं कि कोई कंपाउंड अगर रेड कलर का, व्हाइट लाइट का अगर रेड कलर एब्जॉर्ब करे तो ग्रीन दिख रहा है, पर अब ग्रीन भी कौन सा ग्रीन। ठीक है, जैसे मैं आपसे ब्लू पूछूं तो ब्लू कैसे हैं, ब्लू कई तरीके के ब्लू हैं, टील ब्लू, टर्क्वाइज ब्लू, नेवी ब्लू, ठीक है, स्काई ब्लू। तो वैसे ही आपके पास ये जो कलर्स होते हैं ना, आपके जो ब्लू लिख रहे हैं, अब ब्लू का मतलब आप ये बता नहीं सकते वो कौन सा ब्लू है। अगर वो ग्रीनिश रीजन की तरफ है, जैसे ये है, देखो यहाँ पर आपके पास ये जो पूरा रीजन है ना ब्लू कलर का है, पर जब मैं राइट साइड मूव करूंगा तो वो डार्क ब्लू है, और लेफ्ट साइड मूव करूंगा तो वो कैसा है मेरे पास, वो लाइट ब्लू होता चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर एब्जॉर्ब
ग्रीन कलर जो है वो उसमें क्या हो गया अपने पास, वो कंबाइन हो रखा है वहां पे। तो ये चीज जो होती है ये आपके पास एक सब्जेक्टिव पार्ट है कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, कॉम्प्लेक्सेस में जब रेड लिखेंगे तो अब रेड कलर भी कौन सा रेड है हमें क्या पता, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो वेवलेंथ के हिसाब से नापा जाता है, क्योंकि कोई भी दो कलर्स के बीच में अगर आप लोगों को पता तो इनफाइनाइट कलर्स होते हैं, ठीक है। कोई भी दो कलर के बीच में कितने कलर्स होते हैं मेरे पास, इनफाइनाइट कलर्स होते हैं। तो जो ब्लू है ना, अब मैं जो ब्लू बोल रहा हूं उसके वजह से मेरे दिमाग में पिक्चर आ रही होगी ब्लू की, बट आप लोगों ने जो ब्लू कलर सोचा होगा वो कभी भी वो नहीं हो सकता है जो मेरे दिमाग में ब्लू आया होगा, ठीक है। बट बात यही है कि हर एक कलर की अपनी खुद की वेवलेंथ है। मैं अगर छोटा सा भी शिफ्ट लूंगा ना दो कलर के बीच का तो वेवलेंथ तुरंत चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो सारा का सारा खेल है वो है आपकी वेवलेंथ का। तो इस बात में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर जो रेड लाइट एब्सॉर्ब हो रही है तो उसके बाद लिखा गया कि ब्लू ग्रीन है, और जबकि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको कह दिया कि जब ब्लू कलर एब्सॉर्ब होगा तो रेड कलर वहां पे ट्रांसमिट होगा, ठीक है। ये जो ब्लू कलर है, अब ये ब्लू कलर भी कौन सा है, हो सकता है ग्रीनिश ब्लू कलर हो, ठीक है। तो आपको एक जनरल स्टडी बता रहे हैं कि जो जनरली जो चीज देखी गई है। आई बात समझ में, क्योंकि एग्जैक्ट कलर कोई नहीं बता सकता है, एग्जैक्ट कलर चाहिए तो भाई फिर वेवलेंथ लानी पड़ेगी आपको, तो आपको देखना पड़ेगा 3000 एंगस्ट्रॉम है, 5000 एंगस्ट्रॉम है, क्या चीज है यहाँ पर। तो ब्लू कलर एब्सॉर्ब हो रहा है, रेड कलर अपने पास ट्रांसमिट हो गया, इसका वाइस वर्सा भी यहाँ पर ट्रू है। देखो अब यहां पे जैसे कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, आपके पास एक कॉपर का कंपाउंड लेते हैं, जैसे ये CuH2O4 2 पॉजिटिव, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इसका कलर कैसा है मेरे पास यहाँ पर, ब्लू कलर है। अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर इसका कलर ब्लू है तो ब्लू कौन सा कलर हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, क्योंकि आपकी आंखों को दिखाई दिया। तो इसने कौन से रीजन के कलर एब्जॉर्ब करा दिए होंगे, सारे के सारे रेड कलर के। इसने रेड कलर का कोई भी रीजन नहीं छोड़ा और ब्लू कलर इसलिए आपको ये शो करके दे रहा है। तो असलियत में अब ये जो आपके पास ब्लू कलर यहां पर निकल करके आया है, अब आपसे एक चीज मैं पूछता हूं कि आपके पास ये जो कलर है ना, अगर मेरे को किसी कॉम्प्लेक्स का कलर चेंज करना है तो ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, या तो वहां पे मेटल आयन है और फिर यहाँ पे या फिर वहां पे कौन है दूसरा अपने पास, लिगेंड है। अब या तो आप मेटल आयन चेंज कर दो तो भी कलर चेंज हो जाएगा, और अगर आपने लिगेंड चेंज कर दी ना तो भी कलर चेंज हो जाता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स जो कलर शो कर रहा है इसकी डिपेंडेंसी दो चीजों पे है, किस किस पर है, एक तो है मेटल आयन पर और दूसरा किस चीज पर है मेरे पास, टाइप ऑफ लिगेंड पर। तो ये जो कलर है कॉम्प्लेक्सेस के, ये चेंज हो जाते हैं मेरे पास कब, चेंजेस विद चेंज इन, या तो आप मेटल आयन चेंज कर दो जो कि आपका सेंट्रल मेटल आयन है, और अगर आपने लिगेंड भी बदल दिया ना तो भी कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कलर जो है वो चेंज कैसे हो रहा है, या तो वो मेटल आयन की वजह से चेंज हो रहा है और या फिर वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है अपने पास, लिगेंड के। अब यहाँ पर इसको रीजन समझेंगे कि लिगेंड जो है और मेटल आयन जो है आपके पास क्या इफेक्ट डालती है, ठीक है, जो कि अभी आपने इससे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा है। अब आपको वो काम आने जा रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला पार्ट। तो देखो जैसा भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का कलर कैसे कैसे चेंज होता रहेगा अगर मैं मेटल आयन भी चेंज कर दूं या फिर मैं अपने पास लिगेंड चेंज कर दूं, ठीक है, कोई एट अ टाइम। तो चलो एक केस स्टडी लेकर के चलते हैं जहां पर मैं आपके पास ना मेटल आयन सेम रखूंगा पर उसके साथ जो लगी हुई लिगेंड्स हैं उनको क्या करता रहूंगा, चेंज करता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि कोई एक चीज को हम लोगों को यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा। तो तीन कॉम्प्लेक्सेस का यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, और अब यहां से अब आप वो चीज भी समझना जो मैंने अभी आपको एनर्जी और वेवलेंथ वाली बोली थी, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी वो चीज। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो हम यहां पर ले सकते हैं वो रह सकता है अपने पास CO H2O होल 6 3 पॉजिटिव। अगला कॉम्प्लेक्स यहां पर रहने वाला है CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव। एंड लास्ट ले लेते हैं इसी कोबाल्ट का साइनो के साथ या साइनाइड के साथ, COCN6 3 नेगेटिव। फिर मैं एक कॉलम यहां पर बना देता हूं कलर एब्जॉर्प्शन की या कलर एब्जॉर्ब, और दूसरा मैं यहां पर लिख रहा हूं कलर ट्रांसमिटेड, मतलब जो आपको दिखाएगा ये कलर। देखो अगर इसकी बात करी जाए जो आपके पास COH2 होल 6 3 पॉजिटिव है, ये अपने पास जो कलर एब्जॉर्ब करता है कलर रहता है, ये कलर रहता है यहां पर ऑरेंज, ठीक है। ये अपने पास जो कलर एब्जॉर्ब करता है वो कलर रहता है आपके पास ब्लू, और लास्ट वाला जो है ये आपके पास जो इस कलर को एब्जॉर्ब करता है इसका नाम है अपने पास वायलेट, ठीक है।
तो कोबाल्ट ने वाटर वाली लिगेंड के साथ ऑरेंज एब्जॉर्ब करा, अमोनिया वाली लिगेंड के साथ ब्लू एब्जॉर्ब करा और साइनाइड वाली लिगेंड के साथ क्या एब्जॉर्ब करा, यहां पर वायलेट एब्जॉर्ब करा। ठीक है, अभी समझाता हूं कि इस चीज को आप कैसे वहां पे फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, एक जनरलाइज स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कलर ट्रांसमिट हो रहा है पहले वो भी लिख देते हैं। तो पहले केस में जहां पर ऑरेंज आपके पास एब्जॉर्ब हो गया, तो बताओ अगर रेडिश रीजन, ऑरेंज का मतलब है कि वो रेडिश रीजन का ही कलर है, तो अगर वो एब्जॉर्ब हो गया होगा तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, कैसा कलर दिखाई देगा फिर आपको, ब्लू। और जहां पर अपने पास ब्लू एब्जॉर्ब हो गया, जहां पर ब्लू एब्जॉर्ब हो गया वहां पर रेडिश रीजन के कलर दिखाई दिए होंगे, बट ये कंप्लीटली रेड नहीं होता है, ये येलो ऑरेंज होता है। ठीक है, और लास्ट वाला कैसा होता है, बिल्कुल प्योर येलो। ठीक है, आई बात समझ में। ऑरेंज एब्जॉर्ब हुआ, ब्लू रेडिएट हुआ, ब्लू एब्जॉर्ब हुआ, येलो ऑरेंज रेडिएट हो रहा है, और वायलेट एब्जॉर्ब हो रहा है तो येलो यहां पर रेडिएट हो रहा है। देखो, अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, मुझे ये बताना कि वाटर, अमोनिया और साइनाइड जो लिगेंड है, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या आप लोगों को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है? अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग चले तो वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा रहता था मेरे पास? साइनाइड। साइनाइड से जस्ट पहले कौन सी पड़ती थी अपने पास? अमोनिया। और अमोनिया से भी पहले कौन पड़ता था वहां पर? वाटर। कोई बड़ी बात नहीं है, देखो कितनी सिंपल हो जाएंगी हमारे पास चीजें। तो ये जो मैंने ऑर्डर बनाया है, ये ऑर्डर किसका हो गया मेरे पास? फील्ड ऑफ लिगेंड्स का। और कौन सी फील्ड है बताओ? ये क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, डेल्टा नॉट पढ़ी थी हम लोगों ने, डेल्टा नॉट। क्या सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है? सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका मतलब है यहां पर जिस चीज की बात हो रही है वो क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो ये जो ऑर्डर बन रखा है ना, ये CFSE का ऑर्डर बन रखा है। किसका ऑर्डर है मेरे पास? ये CFSE का, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, क्योंकि उसी से ही तो हम लोग बताते थे कौन सी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, कौन सी वीक फील्ड लिगेंड होगी। अब इन तीनों में आप मुझे बताओ, इन तीनों में ऐसा कौन सा कलर है जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है? और मिनिमम वेवलेंथ किसकी है? तो वॉयलेट की अगर बात करी जाए तो यहां पर मेरे को डेल्टा मिनिमम लिख देना चाहिए। ठीक है, और ऑरेंज के लिए क्या लिख देना चाहिए अपने को? यहां पर डेल्टा मैक्सिमम। वैसे रेड का होता है, पर यहां रेड है नहीं, तो अभी ऑरेंज और वायलेट पे कंपैरिजन करा रहे हैं। अब जरा एक चीज आप देखो, जहां पे लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है ना, वहां पर वेवलेंथ मिनिमम आ रही है। ठीक है, और जहां पे लिगेंड सबसे वीक है, वहां पे वेवलेंथ क्या आ रही है? सबसे ज्यादा, मैक्सिमम। और ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सिंपल बात है, आपको भी पता है कि एनर्जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि जो एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के। तो जो प्लैंक्स का फॉर्मूला था, प्लैंक्स कहते थे E = h, जहां पर h क्या था? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी का जो अगला फॉर्मूला यहां से आता था वो क्या आता था? hc/λ। तो मेरे को ये चीज बताओ कि एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ के। किसके प्रोपोर्शनल है आपके पास? ये वेवलेंथ के। और ये कौन सी एनर्जी है? एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है, तो आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो डेल्टा नॉट है, मुझे बताओ इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग डेल्टा नॉट किसने क्रिएट कराया होगा? साइनाइड ने। साइनाइड के लिए वो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा रही होगी, इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो कैसा है? सबसे कम। इसलिए उसने जो कलर एब्जॉर्ब किया है वो कैसा किया है? मिनिमम वेवलेंथ वाला। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है आपके पास वो क्या है? ये साइनाइड। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम लोगों ने लिखी हुई है, ध्यान रहे किसका ऑर्डर हो गया आपके पास? डेल्टा नॉट का। तो जो कलर ऑफ एब्जॉर्प्शन है, डिपेंड्स अपॉन डेल्टा नॉट, या फिर मैं कह सकता हूं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑफ लिगेंड। ठीक है, आपका जो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है ना, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी पे या फिर डेल्टा नॉट पे, जो कि लिगेंड की होगी अपनी खुद की। तो ऑब्वियस बात है कि इनमें से सबसे ज्यादा किसकी थी डेल्टा नॉट की वैल्यू? साइनाइड के लिए। तो अब अगर मैं ऑर्डर बनाऊं यहां पर, किस चीज का ऑर्डर? अगर हम लोग ऑर्डर बनाएंगे ना कि ये जो अपने पास कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो इसका जस्ट क्या निकल करके आएगा? रिवर्स निकल करके आएगा। तो H2O, NH3 और साइनाइड में अगर ऑर्डर बनाना है तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। तो उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट कौन एब्जॉर्ब करना चाहिए? फिर वाटर वाली लिगेंड एब्जॉर्ब करनी चाहिए।
आई बात समझ में? तो ये देखो सिंपल सी बात है, बट ध्यान रहे कि आपका जो यहाँ पर डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, डेल्टा नॉट की वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा ही एनर्जी जो है हम लोगों को वो देनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप उससे कम एनर्जी दोगे तो ये कलर शो करते नहीं है। तो आपको क्या करनी है, या तो उसके बराबर एनर्जी देनी है या फिर उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाकर के आपको एक कलर एब्जॉर्प्शन और जो कलर ट्रांसमिशन है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये चीज आ गई यहाँ पर समझ में। तो ध्यान रहे ट्रांसमिटेड में मत लगा देना ये ऑर्डर, कहीं आप सोचो कि कलर ट्रांसमिशन की बात हो रही है, ट्रांसमिशन की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, एब्जॉर्प्शन की। मैंने बोला एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है, जो भी एनर्जी आप उसको दोगे, जो भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके जस्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या ज्यादा एनर्जी, अगर वो ज्यादा एनर्जी क्रिएट करी होगी, अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू किसी लिगेंड के लिए ज्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी फिर उसके लिए, मिनिमम। तो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑफ लिगेंड। ये लो इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि अब आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑफ लिगेंड। लिख दो इसको बस आपके पास। इसके बाद एक लास्ट ही टॉपिक बचा है, उसी को करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है ना, तो अगर कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कोई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी नहीं हुई होगी। अगर लिगेंड एब्सेंट है तो फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, तो फिर कलर भी शो नहीं होगा, ठीक है, बहुत सिंपल बात है। तो इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्या लिखना चाहिए हम लोगों को, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड नो कलर इज शोन। और ये क्यों हुआ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। और वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किससे डिनोट कर रहे थे हम लोग, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए किससे डिनोट करवाते हैं आप लोगों से, डेल्टा नॉट से, ठीक है। अगर कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो स्प्लिटिंग भी नहीं हुई होगी, और स्प्लिटिंग नहीं हुई होगी तो फिर कलर भी शो नहीं होगा। जैसे यहां पर एक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो एक कंपाउंड है आपके पास, ये TiH2O6Cl3। आपको पता है ये ना, ये कलरलेस हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ करके आ रहे थे कि ये कलर्ड था, पर यही कंपाउंड कलरलेस हो जाएगा। पता है कब कलरलेस हो जाएगा, अगर इसमें से सारा का सारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहां से निकल जाए, ठीक है। कलरलेस इफ इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर इसने वाटर मॉलिक्यूल लूज करे तो वाटर मॉलिक्यूल लूज करते क्या हो जाएगा अपने पास है, कलरलेस। ये भी वही कंपाउंड है जो पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, TiH2O6 जिसको हम लोगों ने बोला था कैसा कलर का रहेगा अपने पास, ये पर्पल कलर का, पर करे कलरलेस भी हो जाएगा अगर ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर दे। एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं। अगर एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे थे, सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉपर का, जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, जिसका नाम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड CuSO4.5H2। इसका कलर कैसा होता है CuSO4.5H2O का, क्या पढ़ाया गया आप लोगों को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू विट्रॉयल कहते हैं। ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। जबकि सिर्फ कॉपर सल्फेट कैसे कलर का है, ये व्हाइट कलर का है, पता है। अगर आप लैब में भी जाकर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करोगे ना, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहां से कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड के क्रिस्टल जो कि ब्लू कलर के थे, इसको हीट करोगे तो ये अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देते हैं, वाटर रिटेंशन लूज कर देते हैं, तो उसके बाद कैसे कलर के हो जाते हैं, ये व्हाइट कलर के। तो रीजन क्या है, वही, अगर कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो कलर भी शो नहीं करेगा, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग तो हुई नहीं होगी। आई बात समझ में। और इसी के साथ अब आपके पास एक इसमें लास्ट पार्ट रहता है, और वो क्या रहता है मेरे पास, ये आपके पास एनसीईआरटी में जो गिवन है सेम वहीं से हम लोग उठा करके लाए हैं। देखो हम लोगों ने क्या करा, जो निकल है ना, निकल के 3 कंपाउंड यहां पर लिए हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग हैं, बट उसके साथ क्या कर रहे हैं, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स को आप ध्यान रखो, ये कॉम्प्लेक्स यहां पर लिखा हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग डिसॉल्व करेंगे। निकल क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, निकल क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसमें एक बाइडेंटेट या फिर एक डाइडेंटेट लिगेंड लगाते जा रहे हैं। और यहाँ पे डाइडेंटेट लिगेंड कौन सी लगाई है उन्होंने, इथिलीन डाइमाइन लगाई हुई है। अब कलर पे आप लोग देखना कि कलर में देखो वहां पर कैसे चेंज आता है।
सबसे पहले NiH2 होल 6 2 पॉजिटिव था, एक्वस सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का है, इसके साथ इथिलीन डायमाइन लगा रखी है और अभी देखो मोलर रेशियो क्या है यहाँ पर 1:1 है। इसके 1 मोल पर इथिलीन डायमाइन भी कितनी ली होगी, यहाँ पर 1 ही मोल ली होगी। तो ये ग्रीन कलर का था और अब इसका कलर कैसा निकल करके आया है आपके पास, पेल ब्लू, ठीक है। और वहां पर वो क्या लूज कर रहे हैं, अपने पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पर लूज कर रहे हैं। फिर एक NiH2 होल 4 है, अब देखो इसके साथ क्या लग गई, एक इथिलीन डायमाइन लग गई, तो एक इथिलीन डायमाइन मैंने यहां पर लगा दी और दूसरी जो इथिलीन डायमाइन है वो क्या कर रखी है हम लोगों ने वहां पर एक्वस मीडियम में यूज कर रखी है। तो अब देखो इस कंपाउंड का जो कलर है जो यहाँ पर बना, ये कंपाउंड अलग बना है, ये कंपाउंड अलग बना है। अब यहाँ पे कंपाउंड का कलर ब्लू कलर पर हो गया। और सिमिलरली अगर अगले वाले में मोलर रेशियो 1:3 कर दिया जाए, 1:3 रेशियो करने का मतलब होता है कि आपने एक निकल वाले कंपाउंड पर कितने इथिलीन डायमाइन यूज करे होंगे, 2। तो 2 तो ऐसे हैं जो एज अ लिगेंड लग गए और एक उसके बाद आपके पास बाहर बचा हुआ है किसमें, एक्वस मीडियम में। तो जब 1:3 है तो 1:3 पर भी फिर कलर कैसा निकल करके आया, यहाँ पर वायलेट कलर निकल करके आया, ठीक है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल आपके एनसीईआरटी की है, जो कि ये बता रही है कि जैसे जैसे मैं इसमें बाइडेंटेट लिगेंड्स बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ये जो कंपाउंड है ये अपने पास क्या करते रहेंगे, ये कलर चेंज करते रहेंगे। तो ये जो कलर चेंज है, कलर चेंज देखो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, आपके पास टाइप ऑफ लिगेंड पर, कि आपने जो है टाइप ऑफ लिगेंड कैसा लगाया है। तो ये इस बात से ये चीज वेरीफाई हुई थी कि हाँ, अगर मैं मेटल आयन चेंज करूं तब तो कलर चेंज होना ही है, क्योंकि भाई हर एक मेटल आयन की अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर मैं लिगेंड भी चेंज कर दूं तो लिगेंड भी चेंज करने के साथ साथ कलर चेंज होते हैं। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था जो कि आपको यहां पर दिया हुआ है। तो इसी के साथ आपके पास ये जो कलर वाला टॉपिक है हमारे पास खत्म होता है, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोगों के पास बचेगा जिसका नाम होगा मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, ठीक है। तो अगली क्लास में अब हम लोग वही करेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा।